अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद तमाम देखने वालों को। करंट अफेयर ईद स्पेशल से आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर हाज़िर खिदमत है। और आज ईद के इस पुरमसरत मौके पर एक बड़ा ही खुसूसी प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न की हमेशा से रिवायत रही है कि चाहे कोई भी अहम मौका हो, उसके हवाले से खुसूसी प्रोग्राम और नशरियात आपके लिए लेकर हमेशा आते हैं। और इस दफ़ा भी ये महफिल सजाई गई है और प्रोग्राम में मेरा साथ दे रही हैं जिया खान। जी जिया, अस्सलाम वालेकुम, सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक मेरी तरफ से, यासिर की तरफ से। बिल्कुल जी। और मुझे उम्मीद है कि ये ईद बहुत सारी आप लोगों के लिए खुशियां लेकर आए। और मुझे लगता है यासिर के खुशियों के साथ साथ ना ये ईद बहुत सारी खुशबुएं भी लेकर आती है। जगह जगह हर तरफ से ना बड़े मजे मजे की खाने की खुशबुएं आ रही होती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और इसी का नाम ईद कुर्बा है और बड़ी ईद भी इसको कहा जाता है। के हवाले से इसको याद रखा जाता है। तो बहरहाल जी, आज बड़ा स्पेशल प्रोग्राम है। अब हमारे साथ जो यहाँ पर मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले उन्हें हम वेलकम करेंगे और उसके बाद फिर गुफ्तगू का आगाज़ होगा। सबसे पहले जो हमारे मेहमान हैं आदिल इस्माइल साहब, इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं। जाना पहचाना नाम है, कंसल्टेंसी के हवाले से, इमिग्रेशन के हवाले से जो लोगों को परेशानियां होती हैं वो दूर भी करते हैं। तो जनाब आदिल साहब को मैं खुशामदीद कहूँगा। आदिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए ईद के मौके पर, और आपको ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया सर, आपको भी और हाजरीन को और नाजरीन को सबसे पहले तो ईद मुबारक। ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरी हमारी एक और बड़ी ख़ास मेहमान है। ये जाना पहचाना नाम है, पाकिस्तान टेलीविज़न से वाबस्तगी है। प्रोग्राम आप उनका देखते हैं, बड़ा अच्छा प्रोग्राम करती हैं। और बात कारोबार की हो, मईशत की हो जनाब, या चाहे सियासत की हो, नताशा हसीब हमारी जो है वो साथी एंकर भी हैं, पीटीवी से वाबस्तगी भी है और बड़ा अच्छा प्रोग्राम करती हैं। आज हमारी मेहमान के तौर पे यहाँ पे मौजूद हैं। नताशा को खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया नताशा प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। तीसरे हमारे एक और बड़े ख़ास मेहमान हैं। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आप उन्हें देखते हैं, उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, मईशत के हवाले से हो, सियासियात के हवाले से हो, उनको हम हमेशा मदऊ करते हैं। अमीन हशवानी साहब एक बिजनेसमैन भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, जानी पहचानी शख्सियत हैं। अमीन साहब को खुशामदीद कहूँगा। अमीन साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश कि आपने भी आज हमें इस खुसूसी मौके पर वक्त दिया। जी, गुफ्तगू का आगाज़ आदिल साहब आपके साथ। और पहले तो ज़रा रिवायती सवाल हो जाए कि ये जो ईद होती है, बड़ी ईद ख़ास तौर पे, ये किस तरह मनाते हैं? पहले मैं चाहूँगा ज़रा यहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ हो। वेल, हमारे यहाँ तो सिलसिला ये होता है कि शुरू में कुर्बानी होती है, नमाज का एहतमाम होता है, कुर्बानी होती है, और फिर दोस्तों और अहबाबों से मिलना। मैं चूँकि इमिग्रेशन इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ और दुनिया भर में होता हूँ, तो मेरी अक्सर और बेशतर ईद पाकिस्तान में नहीं होती। लेकिन जब भी होती है, जैसे आज मैं मौजूद हूँ, तो हमेशा मुनफरिद होती है। ऑब्वियसली पाकिस्तान में एक बहुत डिफरेंट कल्चर है, और बाहरी ममालिक में आपको ठीक है कि एक बड़ा पीसफुल होता है, और चूंकि वो एक जस्ट अनदर डे होता है, छुट्टी नहीं होती, खासतौर पर अगर हम कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की बात करें। मुस्लिम वाले में तो फिर भी आपको ये फीलिंग आ जाती है, बट इन कंट्रीज़ के अंदर तो बिल्कुल सादगी से, और बहुत आपके स्लॉटर हाउसेस डिफरेंट हैं, दूर जगहों से आप जाते हैं, लेते हैं गोश्त, तो बड़े सादगी से हो जाती है। पाकिस्तान में ये जो चीज़ आपको मिलती है ना कि मिठाइयाँ, गोश्त और लोगों के साथ मिलना, और सबसे ज़्यादा कि मैं सुबह से लेकर शाम तक जो है वो जो भी वेल विशर्स और मेरे क्लाइंटेल्स और दूसरे, उनको विशेष ही करते और लेते हुए जो है गुजर जाता है। तो ये सारा पाकिस्तान में ऐसा फील होता है ना कि खुद ही कुर्बानी करनी होती है, सामने गोश्त होता है, सारी चीजें, तो फील आती है कि ये कुर्बान है। हम तो बचपन से आदी हो चुके हैं ना, जब तक बकरा, गाय और ऊंट को कुर्बान होते हुए ना देखें तो वो एक्साइटमेंट और वो मजे भी नहीं आते हैं। तो मैं जब भी अवेलेबल होता हूँ, अभी भी मैं कुछ घंटे के बाद जो है ना सिंगापुर में होऊंगा, तो उसके लिए ट्रैवल कर जाऊंगा, तो मेरी अक्सर और बेशतर बाहर ही होती है। बट मैं बड़ा मिस करता हूँ जब भी यहाँ पर होता हूँ, लेकिन इट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस। बिल्कुल ठीक है। नताशा, ख़वातीन ज़्यादा उनकी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है, और ईद के मौक़ों पर तो बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। कैसे तमाम चीज़ें हैंडल होती हैं, और मीडिया पे रहते हुए काम का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि ईद के दिन भी ड्यूटी करनी पड़ती है, कैसे मैनेज करती हैं, कैसे ईद मनाती हैं, ज़रा बताइए देखने वालों को। यासिर, बड़ा मुश्किल सवाल पूछा है आपने। जैसे आप मनाते होंगे, बिल्कुल मैं वैसे ही मनाती हूँ। हमारी बड़ी मुश्किल में गुजरती है, मैं भी बताऊंगा आपको। यही वजह है। देखिए ना, अभी भी हम आज भी यहाँ पर हैं। हमारी रिवायत तो वही जो आम कराची की होती है, आपकी कोई होता है स्पेशल सबसे पहले, उसके बगैर ईद स्टार्ट नहीं होता। बिल्कुल कलेजी का इंतजार है। अमीन साहब की तरफ आऊंगा। अमीन साहब, फरमाइएगा कि आजकल तो आप जैसे हालात देख ही रहे हैं, यकीनन बड़े मुश्किल मौशी हालात हैं, यकीनन पूरी दुनिया में कमोबेश एक ऐसी ही सूरत हाल है।
तो क्या फ़र्क पड़ा है इस वक्त, आपने क्या ऑब्ज़र्व किया है, और अपने बारे में भी थोड़ा सा बताइए कि आपने किस तरह ईद का जो वो दिन होता है कैसे गुजरता है, क्या मसरूफियत रहती है? राइट, आई थिंक अभी बहुत टफ सिचुएशन है, आप थोड़ा सा ज़्यादा करें जो ऑलरेडी आप करते हैं। बिल्कुल ठीक है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा करने की ज़रूरत है, और कुर्बानी का जो मसरफ़ है, जो फ़लसफ़ा है, वो यही सिखाता है कि आप अपनी ख्वाहिशात को तर्क करना सीखें, उन आदात को तर्क करें जो आपकी मजबूरी बन गई है। ये जो मौशी मुश्किलात है ये पूरी दुनिया में यकसा हैं, इस वक्त पूरी दुनिया का मुबेश इसी मसाइल का शिकार है। कुर्बानी को कुर्बानी की बुनियादों पर ही होना चाहिए, और कुर्बानी को अगर हम जो है ना वो मुख्तलिफ शुगल में और चीज़ों में जो है ना वो ज़ाया कर देंगे, तो इसलिए हम उसका जो है ना वो प्रॉपर्ली जो है ना वो नहीं ले पाते। अच्छा आदिल साहब, अब ये फरमाइए ना कि बाहर जब हम रहते हैं, जैसे आपने कहा कि बड़ा मसरूफ़ दिन गुजरता है, और क्योंकि जब इस्लामी ममालिक नहीं होते वहाँ तो इतना ईद का इल्म नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में ख़ास बात यह है कि जो 10 दिन होते हैं कुर्बानी से पहले के, ये बड़े हैपनिंग होते हैं, और ख़ास तौर पे हमने देखा है कि कुछ लोग ख़ास तौर पे बाहर से पाकिस्तान वापस आते हैं सिर्फ बड़ी ईद मनाने के लिए, जो कोई जो 10 दिन एक्साइटमेंट रहती है, जानवरों का ख़रीदना, फिर उनको लेके निकलना, ये शौक रखते हैं लोग। फरमाइए, आपको क्या इस तरह का कोई शौक है? मुझे तो बेसिकली तो खुद नहीं है कि मैं ज़्यादा ट्रैवलिंग करता हूँ, लेकिन बचपन में ऑब्वियसली रहा है, और जब हमारे बच्चे हुए तो उनको भी ये रहा कि उनको लेके जाना, गाय और इन सब चीज़ों की जो आप ख़रीदारी करते हैं, तो एक्साइटमेंट तो रहती है, और ये मिस भी करते हैं लाइफ के। डेफिनेटली अब डिफरेंट जो है ना फेज़ के अंदर अब दाखिल हो चुके हुए हैं, तो एक्साइट तो सच नहीं, हाँ ईद की एक्साइटमेंट अपनी जगह पर ज़रूर है कि आप जो है जो दोस्त अहबाब हैं या रिश्तेदार हैं, तो आप जब आप कंट्री से वापस आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, तो इंतजार कर रहे होते हैं कि आप आएंगे, आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे। और इसी तरह नताशा, एक बात बताओ कि कभी तुम मंडी गई हो, खुद तुमने देखा है कि भाई होता है ना कि मैंने देखा है, मैं एक बार गई मैं एक बार रिकॉर्डिंग के लिए गई थी, तो मैंने देखा कि फैमिलीज आती है, मतलब पूरी पूरी फैमिलीज आई हुई होती हैं, बच्चे बड़े सब, और क्यों वो लेना हो या ना लेना हो, लेकिन वो बच्चों को जानवर दिखाने आते हैं कि उनको पता चले ना। गोश्त तो अपनी जगह पर है ये, लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल है ना, उससे जब हम हट गए ना, हमने सोचना ये खत्म कर दिया है कि ईसा, जैसा सर भी फरमा रहे थे कि ईसार करना बेसिकली सिखाया जा रहा है कि आप कुर्बानी सिर्फ गोश्त बांट के देखें, 1 दिन 2 दिन 4 दिन अगर जो है वो अनप्रिविलेज लोग खा लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? तो हमें ये सिखाया गया है दीन के अंदर भी कि हम कुर्बानी करें, कुर्बान करें अपनी, वो सबसे ज़्यादा आपको पैसा अजीज होता है, ठीक है ना, तो वो उसको कुर्बान करना भी आपको आना चाहिए, ताकि आप ख़ास तौर पर जो मैं कोशिश ये कर रहा होता हूँ कि ना आप अपने फैमिलीज़ में से जो करीब तर हैं, रात दिन जो है ना जो अब जो आदि जो मांगने वाले हैं उनको, उनसे ज़्यादा बेहतर है कि सफ़ेद पोश है, सर ने भी कहा कि सफ़ेद पोश जो लोग हैं उनको आप मदद करेंगे तो कुर्बानी का समर आपको वैसे आपको बिल्कुल आपको मिल जाएगा। और एक और बात है कि ना सिर्फ ईद पर नमूदन माइश हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए, ना सिर्फ ये कि वो जानवर के मामले में, नहीं, वैसे भी आप कपड़ों के मामले में और दूसरे चीज़ों के मामले में हमेशा हमें मियाना रवि इख्तियार करनी चाहिए ना, नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं है, हाँ, क्योंकि देखे ना हम अगर कर रहे हैं मैं तो आपकी राय जानने की कोशिश वो सर भी मुस्कुरा रहे हैं, कोई बात नहीं। ये फरमाइएगा, कोविड का मसला एक पूरी दुनिया को एक चैलेंज, एक दरपेश है, ये मुकम्मल तौर पे अभी ख़त्म नहीं हुआ, कितना फ़र्क आपने देखा है, और खुदा का बड़ा शुक्र रहा कि पाकिस्तान में जो नुकसानात थे दीगर ममालिक के मुकाबले में वो कम हुए, और अब ये दोबारा से ख़तरा दरपेश है। क्या समझते हैं, क्या करने की ज़रूरत है, क्या मैसेज आज के दिन होना चाहिए? अगेन है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जी, सो स्पेशली जो यंग है ना, कीपिंग इन व्यू द एसेंस ऑफ दिस ओकेजन सबसे ज़्यादा इस्लाम में, हम जब इस्लाम की बात करते हैं, जो एसेंस इस्लाम का है, about being socially responsible, about caring for others. This is another way of caring for others, right? That's come from ये शऊर जो है हमारा, इसमें जैसे मैं ये बात करूँ कि एजुकेशन in terms of it's not like अगर आप बहुत क्वालिफाइड है तो मेरे नज़दीक एक बंदा जो बिल्कुल पढ़ा हुआ नहीं है बट ही नोज के व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, ठीक है ना, सोशल रिस्पांसिबिलिटी। और आप देखते हैं, आप बाहर ममालिक में आप देखते हैं, एक तो फॉलो कराया जाता है, बाय लॉज भी है, ठीक है, हम डरते हैं वहाँ पर ज़्यादा भी हैं, लेकिन फिर भी लोग जो है वो शऊर ज़्यादा है। हमारे जैसा ये कह रहे हैं ना कि बताना पड़ रहा है, और ये कह रहा है, और वो एक्सेप्ट नहीं करते, और ईगो भी, तो ये शऊर का ज़्यादा कम है। इसी बात से भी मुझे एक वाक़या याद आया कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक तकरीब में मैं गई तो मास्क लगा के चली गई, क्योंकि अभी नॉर्मली लोग नहीं लगा रहे, मैं लगा के गई तो सब वहाँ हंस रहे ना, ओहो तुम्हें क्या हो गया, फ्लू हुआ है, मास्क लगा के आई है। मैंने कहा बस वो आदत ही हो गई है, नहीं हटा दो, अब तो सब कुछ सही हो गया है।
तो कहने का मतलब ये अभी भी मतलब लोगों को लगता है कि एहतियात नहीं करनी चाहिए, कहीं लगा के जाओ तो लोग मजाक लगाने से तो फायदे भी हैं कि आपको मास्क मेकअप नहीं करना पड़ता। मास्क लगाने से फायदे भी है कि मेकअप नहीं करना पड़ता, सोकर उठे चलो मास्क लगाया फटाफट बाल सही करो, बिल्कुल सही कह रही हैं, जबरदस्त फायदे मेरे लिए बड़ा अच्छा हो ग्रोसरी के लिए जाओ। दिल की बात अल्टीमेटली मर्दों को फायदा होता है। जैसे नताशा कह रही है मेकअप नहीं करना पड़ता तो हमें दिलाना नहीं पड़ता। हाँ बिल्कुल ठीक है, इससे भी बचत हो सकती है। तो ये बहुत खरीदना और लगाना अलग बात है, देखें फिर हम खरीदेंगे फिर भी ऐसा हो नहीं, आप हर जगह अपना बेनिफिट ना लेंगे। अच्छा नताशा जरा ये फरमाइएगा कि ये कुकिंग वगैरह का इत्तेफाक जैसा भी आपने कहा आप करती हैं, और जिया ने भी जैसे आपसे पूछा कि कोई खास डिश है, तो ये बनाती क्या अच्छा है खाने में, ये जरा बताइए। क्या बनाती हैं? खाने में मैं झटपट चीजें ज्यादा अच्छी बना लेती हूँ। ठीक है आदिल साहब फरमाइएगा, ये कुकिंग के हवाले से जैसे बात हो रही है, वैसे तो सवाल जो है वो खवातीन के लिए मख्तस है, मर्द हज़रात से भी आप भी कुकिंग करते होंगे ना, जरा बताइए बाहर रहते हुए क्या क्या बनाने का इत्तेफाक हुआ? मैंने बाहर रहकर ही सीखा एक्चुअली। पहले मुझे ये भी नहीं पता होता था कि मसाले क्या होते हैं, चीजें क्या होती हैं। मैं आपको ऐसी ईद के मौके पर भी आपको दावत दूंगा कि मेरे पास आए, लेकिन मैं चिकन की कढ़ाई बहुत अच्छी बनाता हूँ। चिकन का नहीं है, आई कैन मेक इट, वो फार्मूला तो वही होगा। कढ़ाई आती है तो आप कुछ भी बना सकते हैं ना। तो कढ़ाई में बहुत अच्छी बना लेता हूँ, और बहुत सारी डिशेस हैं जो सीखनी है अपनी सेविंग के लिए। कभी आप कोई नहीं और तो ऑब्वियसली आप बाहर ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाएंगे तो अपनी हेल्थ को खुद ही आप बर्बाद कर रहे होंगे। तो मैंने सीख लिया। अमीन साहब की तरफ आऊँगा। अमीन साहब, ये जो इस वक्त ग्लोबल क्राइसिस जिसको कहा जाए, इन्फ्लेशन की वजह से बड़े ममालिक के अंदर भी हमने देखा है कि इकॉनमीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती हुई नज़र आ रही है। एक सेटअप होगा पॉलिटिकल, एक हमारे पास एक पॉलिसी होगी, फिर हम उसको कंसिस्टेंटली आगे लेके जाएं, ये मुमकिन कैसे होगा? अभी शॉर्ट टर्म में जो चैलेंजेस हैं उसको कैसे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है ही नहीं, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है। जो आज जो आपको प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ये 50 साल से ये ग्रू होके इंक्रीज होते गए। So absolutely, charity begins at home and reforms also begin at home. मैं भी completely agree करूंगा सर की बात से, क्योंकि उसका रिपरकशन ये होता है कि जब सोसाइटी बिल्टअप नहीं होती है तो लोग जो एजुकेशन अच्छी हासिल कर रहे हैं, जिनके पास स्किल्स हैं, जो हाईली स्किल्ड हैं, वो फिर आपके मुल्क को छोड़ के जाना शुरू करते हैं। और ये 30 साल 40 साल से यही आप सिलसिला देख रहे हैं। हमारे यहाँ एक बड़ा प्रॉब्लम ब्रेन ड्रेन का रहा है। आपने तो वहाँ पे वेस्ट में देखा होगा कि यहाँ से बड़े एजुकेटेड लोग वहाँ जाके सेटल हुए। अच्छा, फिर बड़ी हैरानकुन बात है कि यहाँ से लोग वहाँ जाते हैं, अच्छे से सेटल भी हो जाते हैं, रूल्स को भी फॉलो करते हैं, वो तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन बड़ी अनफॉर्चुनेट है यहाँ पर वो हमें उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि वो जो तादाद है उनका माइंडसेट ही यही है, क्योंकि वो ना सिर्फ डेस्परेट हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड भी हैं। तो सर जो बात करें वो बिल्कुल अपनी जगह पर बिल्कुल 100% सही है। मैं एग्री करता हूँ कि यहाँ जो मसाइल हैं, आप देखें आपने डेवलप नहीं किया अपना सिस्टम, ना आपके पास फ्री मेडिकल है उस स्टैंडर्ड पे, ना आपके पास फ्री एजुकेशन है उस स्टैंडर्ड पे, ना आपको अनएम्प्लॉयमेंट आपको मिलता है। कनाडा में आप चले जाएँ, आपको तकरीबन $600-650 जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए मिल जाते हैं। हमारा असल में फर्क बहुत है। तो सोसाइटी का जो अट्रैक्शन है वो अचीव करना चाहिए। देखें आपको हमें नजर नहीं, हम सिर्फ टॉक शोज में ये वैसे बात कर सकते हैं, उसके ऊपर एनालाइज कर सकते हैं काम कितना हो रहा है। काम तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा उसके ऊपर। आप जनरेशन डेवलप ही नहीं कर रहे हैं, तो वो जनरेशन जो है उसको ईज चाहिए कि कनाडा बुला रहा है, ये चीज़ें पूरी करो, और मिल रहा है पासपोर्ट मिल रहा है, 150+ कंट्रीज ऑन अराइवल हो गए, मुझे रोकने वाला नहीं। हमारे पासपोर्ट पे अनफॉर्चुनेटली हमें तो हर जगह पर रोका जाता है। हम अगर बाकू भी चले जाएं तो कहते हैं साइड में जो है ना आप अभी खड़े हो जाएं लाइन में, आपको देखेंगे बाद में। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो है वो रहते हैं। जी नताशा, दोनों गेस्ट से मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ और सेकंड करूंगी इन्हीं की बात। पहले इन्होंने कहा कि ओवरऑल पूरी दुनिया का यही मामला है कि सबको जो है थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ेगा। इन्फ्लेशन है और इकोनॉमी की बात हो रही है तो ऑब्वियसली मैं कमेंट करना चाहूंगी कि इन्फ्लेशन है तो थोड़ा सा पेशेंस रखा जाए। पॉपुलर और अनपॉपुलर डिसीजंस की बात है तो ऑब्वियसली अभी हम ये दौर देख रहे हैं कि अपनी पॉलिटिक्स या अपनी सियासत बचाने का दौर नहीं है, बल्कि रियासत को बचाना है। तो एजुकेट करने की जरूरत है। एजुकेट तो है ही। देखिए एजुकेशन यहाँ हमारे पास जो हमारे भाई हैं, अगर नीचे से भी आप लेके चले, टैक्सी ड्राइवर्स हैं चीजें, वो जो वहाँ जाते हैं बहुत सीधी लाइन में गाड़ी चला रहे हैं, क्यों यहाँ नहीं है? देखिए ऑल सोशल एनिमल्स, हमारा बिहेवियर हमेशा होगा डिपेंडिंग ऑन द एनवायरनमेंट। बहुत जरूरी है। उसमें सबसे ज्यादा जो मैं जो फॉलो करते हैं वो ये समझता हूँ कि देखिए अथॉरिटीज की बाय लॉज
बाय लॉज जो है वो चीज़ होती है ना कि यही जो हम बात कर रहे हैं कि यही जो शख्स है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं पहनता, फॉलो नहीं करता, दुबई में चले जाए, सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी भी प्रिवेल करनी चाहिए। नहीं, वो खुद वो फील इसलिए भी करता है, लेकिन आपको पता है डंडा होना बाय लॉज है ना, आप लॉज को आपको पता है कि मैं डिपोर्ट हो जाऊंगा, आपको पता है कि मैं जेल हो जाएगी, आपको पता है कि मुझे रिश्वत नहीं चलेगी मेरी, तो इस वजह से आपको जो है वो इस डर की वजह से, तो ये जितने भी आपकी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के या जो अच्छे पीसफुल कंट्रीज हैं जहाँ लाइफस्टाइल अच्छा है वहाँ फॉलो इसलिए क्योंकि करवाया जाता है। अगर ये हमें समझने की जरूरत है, ये जैसे आपने कहा लाइफस्टाइल अच्छा, तो वो अच्छा क्या चीज़ उसको अच्छा बना रही है उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में इसमें मीडिया पे भी बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इस चीज़ को लोगों तक पहुंचाए। एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मीडियम है सोशल मीडिया, देन बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम है, इसके जरिए लोगों तक पहुंचाना होगा। यही होता है ना, जब आप बिजनेस के अंदर भी आप देखें, बिजनेस कम्युनिटी के बैठे हुए जॉइंट हमारे पास, तो आप खुद देखेंगे कि बिजनेस के अंदर जितने भी कोई भी शोबा हो, जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दे मुझे भी लगती है ख़ासतौर पर वो ये होती है कि कारोबार होता ही झूठ पर है। और हमारा ईमान बन चुका हुआ है कि हम झूठ के ऊपर काम करेंगे, और ये ईमान ख़त्म हो चुका हुआ है, मतलब ना कहते हुए भी कि राज़िक अल्लाह ताला है। ठीक है, जब हम इस बुनियाद के ऊपर अगर हम काम करना शुरू करेंगे ना, तो आपको ये स्कैमर्स और स्कैम्स करने वाले लोग कभी नजर नहीं आएंगे। ऑनेस्टी जरूरी है, सबसे हम पहली झूठ को तो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं समझते ना। करप्शन क्या है एक्चुअली, बिल्कुल ठीक जो है, मेन जो है उसकी जड़ है वो झूठ है, डिसऑनेस्टी। तो ये अगर चीज अगर कर लें तो आपको मास्टर ऑटोमेटिकली अपलिफ्ट हो जाएगा। टाइम जो है आज का प्रोग्राम पता नहीं चला कैसे गुजर गया, तो बस जल्दी जल्दी मैं आप सब लोगों से चाहूंगी कि ईद के हवाले से कोई मैसेज देना चाहें आप। चलें आपसे स्टार्ट करते हैं। मैं तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ इस मामले के अंदर के सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों के साथ जो है वो किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, तो अपने बिहेवियर को अच्छा रखें और लोगों के साथ ऑनेस्टी के साथ डीलिंग करें। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और अपने लिए तो बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा पैगाम जिया, आपका बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में हमारे साथ रहे। मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आदिल इस्माइल साहब का इस बड़े ख़ास मौके पर हमारे साथ रहे। बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही और बहुत सारी बातें हमने की, और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो इंशाल्लाह आगे ज़रूर मौका मिलेगा तो ज़रूर आपके साथ किसी न किसी फोरम पे शेयर करेंगे। तो यहाँ पर आपसे इजाज़त लेनी होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इस ईद पे सबके साथ ईद मनाइए, इख्तिलाफात को भूल जाइए, इससे बेहतरीन मौका नहीं मिलता। इसी बात के साथ इजाज़त, मोहम्मद यासिर, जिया खान को और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।